हेलो स्टूडेंट्स, केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के यूनिट 5 को लेकर के आए हैं और यूनिट 5 में हम क्वेश्चन कवर करेंगे डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, स्टेबिलिटी फैक्टर। ये सारे टॉपिक्स पर आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटर मोड इज 40। यानी ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर मोड में जो वोल्टेज गेन है वो 40 है एंड इट्स वोल्टेज गेन विद फीडबैक इज 20। यानी कि विदाउट फीडबैक जो वोल्टेज गेन है उसे हमने अगर ए से लिखा है तो वो 40 है और फीडबैक के बाद में जो वोल्टेज गेन है वो 20 है। द फीडबैक रेशियो इज, तो हमें यहाँ पर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम फाइंड करते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ है तो इसे हम ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का क्वेश्चन बनता है और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में ए एफ यानी गेन आफ्टर फीडबैक ये बराबर होता है ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा और यहाँ बीटा हमारा जो है फीडबैक रेशियो है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज लगा देंगे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू है 40, बल्कि यहीं लगाते हैं, ए एफ की वैल्यू 20, ए इक्वल टू 40 अपॉन 1 प्लस 40 इंटू बीटा। इसे यहाँ कट कर दिया तो 1 प्लस 40 बीटा इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं 40 बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 40। 1 अपॉन 40 आ गया। और यहाँ अगर हम देखें तो इसे 1 अपॉन 40 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 100 अपॉन 100। अगर हम इसे कर दें तो 0.025 आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को करेंगे और ये क्वेश्चन अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में आया है 2010 में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू कीप डैश डैश इन द सर्किट। यानी ट्रांजिस्टर बायसिंग किसी सर्किट को क्या रखता है। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में हमें पढ़ना है प्रॉपर डायरेक्ट करंट, प्रॉपर अल्टरनेटिंग करंट, द बेस करंट स्मॉल और करेक्टर करंट स्मॉल। तो हमें प्रॉपर डायरेक्ट करंट की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पावर गेन इज, तो पावर गेन हमारा कितना होता है, ए पी इक्वल टू पावर गेन होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, यानी ए बी इंटू ए आई। और ए बी इंटू ए आई इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बायसिंग इज नॉट डन, अगर बायसिंग ना की जाए इन एन एम्पलीफायर सर्किट, किसी एम्पलीफायर सर्किट में, इट रिजल्ट्स इन, तब इसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो हम बायसिंग करते क्यों हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बायसिंग हमें इसलिए करनी होती है कि हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिले। तो इसका मतलब है अगर हम बायसिंग नहीं करेंगे तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। ऑप्शन बी जो है इसमें ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि डिक्रीज इन बेस करंट, एक्सेसिव कलेक्टर बायस, नन ऑफ द अबव, तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हमें मिलेगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाई ए, ट्रांजिस्टर बायसिंग को सामान्यतः हम किससे प्राप्त करते हैं, बायसिंग सर्किट, बायसिंग बैटरी, डायोड या नन ऑफ द अबव। तो हमें मालूम है कि बैटरी से बायसिंग करना बहुत महंगा होता है और बहुत भारी भी होती है बैटरी। तो इसके लिए हम बायसिंग सर्किट का यूज करते हैं
तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन बाई ए ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट के द्वारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन द वैल्यू ऑफ VBE यानी बेस इमिटर के बीच में वोल्टेज जो है शुड कितनी होनी चाहिए फॉर ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, अगर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ है और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन करनी है तो बेस और इमिटर के बीच में कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो V0 V.01 यानी नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट। इसका मतलब इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर करंट शुड हैव, कलेक्टर करंट क्या होनी चाहिए। तो प्रॉपर फॉरवर्ड बायस, प्रॉपर रिवर्स बायस। कलेक्टर को हम क्या रखना चाहिए, कलेक्टर कैसा होना चाहिए, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो या प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में कलेक्टर को सदैव रिवर्स बायसिंग पर रखा जाता है। तो प्रॉपर रिवर्स बायस इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन बाई ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के द्वारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन द वैल्यू ऑफ BCE यानी कलेक्टर इमिटर के बीच में जो वोल्टेज की वैल्यू है शुड फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर इमिटर के बीच में वोल्टेज कितनी होनी चाहिए जिससे कि ट्रांजिस्टर जो है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन सर्किट को बना सके। तो इसका ऑप्शन हमें मालूम है 1 वोल्ट से नीचे ये वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, नॉट फॉल बिलो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से नीचे ये वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज, ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें बेस्ट स्टेबलाइजेशन मिलता है, मतलब मिनिमम स्टेबिलिटी फैक्टर मिलता है। तो वो सर्किट कौन सा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कौन सी बायसिंग सबसे अच्छी है। 4 तरह की बायसिंग पड़ी है, कौन सी बायसिंग सबसे अच्छी है, बेस रजिस्टर बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस या पोटेंशियल डिवाइडर बायस या नन ऑफ द एबव। तो हमें मालूम है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर एंड इमिटर रजिस्टर RE इज यूज्ड फॉर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में जो RE रजिस्टर है, इमिटर में जो रजिस्टर यूज किया जाता है उसका क्या काम होता है। ये मेरठ यूनिवर्सिटी में 2013 में आया है। तो जो हमारा इमिटर में जो सर्किट लगाया जाता है, रजिस्टेंस RE लगाया जाता है, वो स्टेबलाइजेशन के लिए लगाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज, स्टेबिलिटी फैक्टर की आइडियल वैल्यू क्या होती है। तो ये हमने निकाला था पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में S की वैल्यू 1 आ जाती है, मिनिमम वैल्यू होती है और वही आइडियल वैल्यू कहलाती है, तो 1 आती है। जबकि प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में भी ये वैल्यू लगभग 10 के आसपास आती है। तो ये जो है हमारी स्टेबिलिटी फैक्टर की आइडियल वैल्यू है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट्स डैश डैश कंडीशंस, तो कौन सी कंडीशन दिखाते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग AC के करस्पॉन्डिंग कंडीशन दिखाता है या DC के करस्पॉन्डिंग या बोथ AC एंड DC या नन ऑफ द एबव। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट्स DC कंडीशंस। बायसिंग जो है हम बैटरी से करते हैं और बैटरी हमें DC वोल्टेज देती है, तो DC कंडीशन होगा। इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल एलोन इज 3 मिली एम्पियर, जब हम केवल सिग्नल लगाते हैं तो कलेक्टर करंट 3 मिली एम्पियर मिलती है।
देन जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, अगर हम जीरो सिग्नल लगाएं तब कलेक्टर करंट कम से कम कितना होना चाहिए? तो सिग्नल जो जीरो सिग्नल, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट वही होनी चाहिए कम से कम, जिससे कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो, जो सिग्नल लगाते हैं उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर। तो हम क्या लगा रहे हैं? 3 मिली एम्पियर लगा रहे हैं, तो 3 मिली एम्पियर ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, यानी इतनी हमें जो है कलेक्टर करंट लगानी चाहिए, कम से कम इतनी कलेक्टर करंट होनी चाहिए, तभी फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The disadvantage of base resistor method of transistor biasing is that it, base resistor method ट्रांजिस्टर बायसिंग का डिसएडवांटेज क्या है? तो इस कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही नहीं, सबसे सरल सर्किट होता है। इज सेंसिटिव टू चेंजेस इन बीटा, ये जो है बीटा के प्रति सेंसिटिव होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इज सेंसिटिव टू चेंज इन बीटा, बीटा के चेंज होने के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें थर्मल रन अवे होने की पूरे चांसेस रहते हैं, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड था प्रोवाइड्स हाई स्टेबिलिटी, गलत है, नन ऑफ द अबव, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बायसिंग सर्किट हैज ए स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 50, यानी एस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 50। इफ ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ताप परिवर्तन के कारण ICBO चेंजेज बाई 1 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, यानी ICBO कितनी है? 1 माइक्रो एम्पियर। देन IC विल चेंज बाई, तो IC में कितना परिवर्तन आएगा, ये इन्होंने पूछा है। तो हमें मालूम है कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है S इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल ICBO, ये स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। और यहाँ S की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल ICBO दे रखा है 1 माइक्रो एम्पियर। तो कलेक्टर करंट में जो चेंज आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद 50 माइक्रो एम्पियर आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ जो है करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन रिप्रेजेंट्स, जो AC और DC लोड लाइन है उनका कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता है? ऑपरेटिंग पॉइंट बताता है। ये AC और DC लोड लाइन का कट पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट बताता है। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। करंट गेन, वोल्टेज गेन, नन ऑफ द अबव, यानी 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यूज ऑफ IC एंड BC व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड, तो सिग्नल अप्लाई करने पर नहीं आता है कलेक्ट। ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? IC और BC के पॉइंट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है जबकि जीरो सिग्नल लगाया जाता है। सेकंड में है द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल, ये भी गलत है। जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड BC, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये हमने बताया है ऑपरेटिंग पॉइंट क्या बताता है। जीरो सिग्नल कंडीशन में कलेक्टर करंट और कलेक्टर इंटर वोल्टेज के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है तो वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट को डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द, ऑपरेटिंग पॉइंट के क्या क्या नाम होते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यू पॉइंट कहते हैं, क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं, शांत प्रचालन बिंदु कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कहाँ है क्यूसेंट पॉइंट, ये हमारा ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट है। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यूसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट भी कहते हैं, इस तरीके से लिखते हैं क्यू पॉइंट। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन बाई ए ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट के द्वारा प्रॉपर एम्पलीफिकेशन,
द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट डैश डैश ऑफ द डीसी लोड लाइन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सर्किट के द्वारा प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन करने के लिए क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन पर कहां लिया जाता है। तो मालूम है हमें मध्य बिंदु पर लिया जाता है एट द मिडिल पॉइंट, यानी ऑप्शन सेकंड वाला इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द एसी लोड लाइन ऑल्सो लाइज, हाँ ऑपरेटिंग पॉइंट तो लाई करता है, डज नॉट लाई, मे और मे नॉट लाई, डाटा इनसफिशिएंट, यानी कि एसी लोड लाइन पर भी क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। जहां पर एसी और डीसी लोड लाइन कट करती हैं वो पॉइंट ही ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो एसी लोड लाइन पर भी ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the disadvantage of voltage divider wise is that it has high stability factor, तो ये तो एडवांटेज हो गया। लो बेस करंट, मैनी रजिस्टर्स, तो ये सही है। पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग में रजिस्टर्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, इनका मतलब है ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्मल रनअवे अकर्स व्हेन, थर्मल रनअवे कब आता है, कलेक्टर इज रिवर्स वाइज्ड, ट्रांजिस्टर इज नॉट वाइज्ड, इमिटर इज फॉरवर्ड वाइज्ड, जंक्शन कैपेसिटेंस इज हाई। तो थर्मल रनअवे कब आता है, थर्मल रनअवे की घटना तब होती है जब ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस नहीं किया जाता है, तब थर्मल रनअवे आता है। तो ट्रांजिस्टर इज नॉट बायस्ड, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बायसिंग इसीलिए की जाती है कि वो थर्मल रनअवे उसमें ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस इन द इमिटर सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है इमिटर सर्किट में, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर के इमिटर में रेजिस्टेंस लगा होता है उसका काम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है लिमिट द मैक्सिमम इमिटर करंट, नंबर 2 है प्रोवाइड बेस इमिटर बायस, नंबर 3 है लिमिट द चेंज इन इमिटर करंट, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन के काम आता है। अभी इसका क्वेश्चन पीछे भी जा चुका है। तो लिमिट द चेंज इन इमिटर करंट, इमिटर करंट को ये लिमिटिंग वैल्यू प्रदान करता है, ज़्यादा आगे इसकी करंट को नहीं बढ़ने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट BCE इक्वल टू BCB प्लस, तो क्या आएगा यहाँ पर VBE, ये हमारा एम्पलीफायर की डायरेक्ट इक्वेशन है, किरचॉफ लॉ लगाने के बाद आती है। ये कलेक्टर इमिटर के बीच की वोल्टेज कितनी होती है, BCB प्लस VBE के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस रजिस्टर मेथड इज जनरली यूज्ड इन, बेस रजिस्टर मेथड का यूज सामान्यतः कहां किया जाता है, एम्पलीफायर में, स्विचिंग सर्किट में, रेक्टिफायर सर्किट में, या नन ऑफ द अबव। तो बेस रजिस्टर मेथड का जो यूज किया जाता है वो स्विचिंग सर्किट में किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बना है वो जर्मेनियम का बना हुआ है। BCE यानी कलेक्टर इमिटर के बीच की वोल्टेज शुड डैश डैश फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए कलेक्टर इमिटर वोल्टेज का मान कम से कम कितना होना चाहिए, 0.2 वोल्ट, नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट, नन ऑफ द एबव। तो ये ध्यान रखेंगे, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज की जब बात आएगी तो ये 0.7 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हमें ध्यान रखना होगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 स्टेजेज ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर हैव डेसिबल गेन्स ऑफ 60 एंड 30 देन ओवरऑल गेन इज,
तो डेसिबल इसमें दो स्टेज हैं किसी एम्पलीफायर में। फर्स्ट स्टेज का गेन 60 डेसिबल है और सेकंड स्टेज का गेन 30 डेसिबल है। तो टोटल डेसिबल गेन कितना होगा? तो जब हम डेसिबल गेन निकालते हैं तो उन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो 60 प्लस 30 यानी कि 90 डेसिबल आंसर होगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेबिलिटी फैक्टर of a collector feedback bias circuit is dash dash that of base resistor bias। इसका मतलब है इसमें जो है जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट का बेस रजिस्टर बायस सर्किट की तुलना में क्या होता है? सेम होता है, मोर देन होता है, लेस देन होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो हमें मालूम है बेस रजिस्टर बायस में स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो है इसमें कलेक्टर फीडबैक में होता है और सबसे कम पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में होता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 आएगा, लेस देन। बेस रजिस्टर बायस से कम होता है स्टेबिलिटी फैक्टर, इसलिए ये बेस रजिस्टर बायसिंग से अच्छी बायसिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेसेसरी कंडीशन फॉर रिवर्स बायस कलेक्टर इमिटर जंक्शन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी रिवर्स बायसिंग कलेक्टर इमिटर जंक्शन में? BCE की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 वोल्ट होना चाहिए, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेज, अगर कलेक्टर करंट IC की वैल्यू इंक्रीज होती है तब वैल्यू ऑफ BCE, तब जो है कलेक्टर इमिटर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? तो ये हमारे पास आ जाएगी डिक्रीज, क्योंकि इसके लिए एक इक्वेशन होती है BCC बराबर BCE प्लस ICRC। अगर IC बढ़ेगा तो ICRC यानी कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज यानी कि BCE की वोल्टेज जो है वो घट जाएगी। तो ये हमने एम्पलीफायर में पूरा इसकी वर्किंग पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है द वैल्यू ऑफ VBE की वैल्यू क्या होगी? बेस इमिटर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? वहां पर डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो बेस इमिटर के बीच में वोल्टेज घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाई, स्टेबलाइजेशन काय के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और हमें मालूम है कि जो इमिटर में रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसके द्वारा स्टेबलाइजेशन दी जाती है। तो RE कंसीडरेशन, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ VBE यानी बेस इमिटर वोल्टेज का मान किस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? तो डिपेंड्स अपॉन IC टू द मॉडरेट एक्सटेंट, तो ये तो नहीं है। I इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ IC, यानी कि ये कलेक्टर करंट पर निर्भर नहीं करता है लगभग। तो ये जो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ IC ये सही है। स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन IC, नन ऑफ द अबव, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। IC पर लगभग इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेज, जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड, ऑपरेटिंग पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू। तो टेम्परेचर बढ़ने पर, ये थर्मल रनअवे में हमने पढ़ाया था, उसका ये क्वेश्चन आया है। तो थर्मल रनअवे में क्या पढ़ाया था? जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो लीकेज करंट ICVO का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब है चेंजेज इन ICVO, इसकी वजह से ये टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। BCC चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस, नन ऑफ द अबव, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक ही क्वेश्चन इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बेस रजिस्टर बायस। तो बेस रजिस्टर बायस में स्टेबिलिटी फैक्टर किससे दिया जाता है? तो इसे अगर हम देखेंगे बेस रजिस्टर बायसिंग में हमने पढ़ाया है स्टेबिलिटी फैक्टर आता है β+1। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉरवर्ड बायस बेस इमिटर जंक्शन। बेस इमिटर जंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगी? तो बेस इमिटर वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। इसका मतलब ये दोनों ही सही हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही चीजें सही दी हैं, एक जर्मेनियम के लिए और एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग द स्टेबिलिटी फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर एस बराबर दिया जाता है कलेक्टर करंट में परिवर्तन अपॉन लीकेज करंट में परिवर्तन। तो ICBO को हम ICO भी लिख सकते हैं, तो डेल IC अपॉन डेल ICO, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the type of amplification in which magnitude of signal increases, है ना, एम्प्लीफिकेशन का वो प्रकार जिसमें कि जो सिग्नल है वो इंक्रीज हो जाता है विदाउट चेंज इट्स जनरल फॉर्म इज कॉल्ड। तो इस तरीके का एम्पलीफायर या ऐसा एम्प्लीफिकेशन जिसमें कि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के शेप का ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो ऑर्डिनरी एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, नन ऑफ दीज, यानी कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट्स। डीसी और एसी लोड लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन, ये ऑपरेटिंग पॉइंट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बेस रजिस्टर बायस इज नियरली। तो कितना होता है? बीटा प्लस 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज डिफाइंड बाई। ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है? BCE और IC, BCE और IC, जबकि कोई भी सिग्नल ना लगाया गया हो, है ना, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए नी वोल्टेज कितना होता है? तो हमें मालूम है सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए कलेक्टर इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, सी का मतलब है कॉमन emitter amplifier, the DC collector current varies with the temperature due to the variation in। तो ये जो कलेक्टर करंट चेंज होती है वो किसके कारण से होती है? केवल ICBO की वजह से, या ICBO और बीटा की वजह से, या फिर ICBO बीटा और IB की वजह से, या केवल IB की वजह से? तो देखो ICBO की वजह से भी चेंज होती है, बीटा की वजह से भी चेंज होती है और IB की वजह से भी चेंज होती है, क्योंकि कॉमन इमिटर्स में ये जो कलेक्टर करंट होती है IC बराबर होती है बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो इसमें ICBO भी आ गया, बीटा भी आ गया और IB भी आ गया, तीनों पर कलेक्टर करंट डिपेंड करती है। इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज करंट ICBO, जो लीकेज करंट ICBO है, इज लार्जर इन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर देन इन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, या फिर डिपेंड्स मेनली ऑन द इंटर बेस जंक्शन बायस, या इंक्रीज विद टेम्परेचर, या इंक्रीज, हाँ ये एक ही आ गए हैं ऑप्शन। तो ये हमारे पास इंक्रीज विद टेम्परेचर, हमें मालूम है लीकेज करंट किसकी वजह से पैदा होती है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो लीकेज करंट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द बेसिक कंडीशंस फॉर प्रॉपर ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो प्रॉपर ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो हमने पढ़ा है 3 कंडीशन होती हैं।
प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, सही है। मिनिमम प्रॉपर बेस इमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, बिल्कुल सही है। और मिनिमम प्रॉपर इमिटर जंक्शन वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट या एट एनी टाइम, तो ये तीनों ही सही है। इसका ऑल ऑफ द एबव यानी इसका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग इज। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? तो हमें मालूम है स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, एस बराबर होता है डेल आई सी अपॉन डेल आई सी बी ओ, यानी कि कलेक्टर करंट में परिवर्तन किसके सापेक्ष, आई सी बी ओ यानी लीकेज करंट के सापेक्ष कलेक्टर करंट में जो परिवर्तन होता है वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू इमिटर करंट, गलत है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस करंट का चेंज नहीं होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस करंट विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट, तो बेस करंट में नहीं, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, यानी कि ये क्या है हमारे पास डेल आई सी, और विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट यानी कि डेल आई सी बी ओ। तो इस तरीके से आ गया, तो डेल आई सी यानी कि ऑप्शन 1 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी फैक्टर इज हाईएस्ट फॉर। स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो अभी बताया था मैंने कि बेस वाइज ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कलेक्टर टू बेस वाइज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। तो हमें मालूम है बायसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो बेस वाइज जो होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी फैक्टर, उससे कम होता है कलेक्टर टू बेस का, और सबसे कम होता है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का। तो स्टेबिलिटी फैक्टर पे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है इस पर, और गिने चुने क्वेश्चन है, वही रिपीट होते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। ये अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है, 23 में ही आया है। ट्रांजिस्टर बायसिंग इज फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, तब क्या होगा, जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर बायसिंग है वो एक्टिव रीजन के मध्य में फिक्स कर दी जाती है। द आउटपुट इज डिस्टॉर्शन लेस, या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल। तो मध्य बिंदु पर क्या लिया जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल होता है, इसलिए ये होता है। द रिक्वायर्ड दी वोल्टेज इज स्मॉल, द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड विल बी स्मॉल। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, स्टेबल होता है, एक्टिव रीजन में उसे रखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। द बायसिंग सर्किट विच प्रोवाइड द बेस्ट स्टेबिलिटी टू द क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट सबसे अच्छा जो स्टेबिलिटी देता हो, तो वो बायसिंग कौन सी कहलाती है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग होती है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है। यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर मेथड इन बायसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का जो वोल्टेज डिवाइडर मेथड है बायसिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्यों? रिड्यूसेस द डीसी बेस करंट, रिड्यूस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एम्पलीफायर, क्यू पॉइंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा मिक्स, या फिर लिमिट्स द इनपुट टू द बेस। तो ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है ना, बेस पर जो करंट होती है उसको लिमिटेड रखता है, इसलिए ये सबसे अच्छी जो है बायसिंग होती है, और स्टेबिलिटी फैक्टर इसका सबसे कम होता है। तो लिमिट्स द इनपुट ऑफ द टू द बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है। फॉर यूजिंग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन। तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, जब उसे एक एम्पलीफायर की तरह से यूज किया जाता है, तब वो कौन से रीजन में काम करता है? तो हमें मालूम होना चाहिए, पीछे भी ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था कि एक्टिव रीजन होता है वो। तो जब एक्टिव रीजन में होता है तब वो एक एम्पलीफायर की तरह से काम करता है। फॉर यूजिंग ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एक ट्रांजिस्टर को
एम्पलीफायर की तरह से काम करने के लिए किस रीजन में ऑपरेट करना चाहिए, तो वो एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट होता है हमेशा, तभी वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। बेसिकली सामान्यतः एन एम्पलीफायर कन्वर्ट्स, एक एम्पलीफायर कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, ए लो फ्रीक्वेंसी इनपुट टू ए हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट। तो ऐसा तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी लो और हाई नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहती है उसकी। ए डिस्टॉर्टेड इनपुट सिग्नल इनटू एन अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल, तो ऐसा भी नहीं है। DC एनर्जी इनटू AC एनर्जी इन लोड एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। हाँ, बैटरी से जो हम बैटरी लगाते हैं, बाइसिंग सर्किट लगाते हैं, प्लस BCC लगाते हैं, वहाँ से एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को AC एनर्जी में कन्वर्ट करके लोड पर भेज देता है, जिससे कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड या उसका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। काहे से करता है, एनर्जी कहाँ से लेता है, बैटरी से लेता है। तो एम्पलीफायर कन्वर्ट्स DC एनर्जी इनटू AC एनर्जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमिटर एम्पलीफायर इज। इमिटर एम्पलीफायर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वेरी हाई आउटपुट इंपीडेंस, ये तो नहीं होता है। नंबर 2, लो वोल्टेज गेन, ये भी नहीं होता। मॉडरेट पावर गेन, ये भी नहीं होता है। इसका मतलब फेज रिवर्सल होता है। तो इसका मतलब ये फेज को क्या करता है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो इनपुट पर सिग्नल लगाया जाता है उसे 180 डिग्री फेज इन्वर्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इमिटर फॉलोअर इज ए। इमिटर फॉलोअर क्या होता है, पॉजिटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर, नहीं होता। पॉजिटिव वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी नहीं होता। नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी नहीं होता। नेगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या होता है, इमिटर फॉलोअर जो है नेगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर होता है। ऑप्शन 4 इसका जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज गेन ऑफ इमिटर फॉलोअर इज। इमिटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन क्या होता है, लेसर देन इट्स करंट गेन, या डिपेंड्स अपॉन इमिटर लोड, या यूनिटी और लेसर देन यूनिटी, या यूनिटी और ग्रेटर देन यूनिटी। तो इसका जो गेन होता है वो 1 या 1 से कम होता है, यानी यूनिटी और लेस देन यूनिटी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिलेशन एमोंग IC, I बीटा एंड ICO। तो हमने अभी रिलेशन बताया था, कलेक्टर करंट जो होती है IC बराबर बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा और ICBO, ये हमने अभी लिखा था। तो IC बराबर बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मेन यूज ऑफ इमिटर फॉलोअर इज। इमिटर फॉलोअर का मुख्य उपयोग क्या होता है, इन द सर्किट्स हैविंग लो इनपुट इंपीडेंस, नहीं। दूसरा है इन द इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइसेज, हाँ इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइसेज में इसका यूज होता है। और क्या है, इन पावर एम्पलीफायर, इन वोल्टेज एम्पलीफायर। तो इम्पीडेंस मैचिंग में इसका यूज होता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू, मैंने जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की है बाइसिंग से रिलेटेड, और उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।